दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूं इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी मॉडल पेपर 2021। दोस्तों, जो बच्चे इस 2021 के अंदर इंडियन आर्मी जीडी की भर्ती देख रहे हैं, उनके लिए ये मॉडल पेपर काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। जो दोस्त इंडियन आर्मी जीडी की एग्जाम इस बार दे रहे हैं, वो अपनी रिटन एग्जाम की स्थिति को परख सकते हैं इस मॉडल पेपर के द्वारा। तो जो बच्चे इस बार जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इस मॉडल पेपर को जरूर एक बार सोल्व करें और साथ साथ में इसके नोट्स भी बनाएं, जिससे आपको पता लग जाएगा दोस्तों कि इंडियन आर्मी जीडी के अंदर कैसे प्रश्न आते हैं और आपको तैयारी किस लेवल की करनी है। दोस्तों, इंडियन आर्मी के सिलेक्शन के लिए बस जुनून चाहिए। अगर किसी बंदे के अंदर जुनून रहता है तो वो 100% इंडियन आर्मी की एग्जाम को फाइट करता है। तो मैं जो बच्चे इस बार इंडियन आर्मी जीडी या इंडियन आर्मी की सभी ट्रेडों से भर्ती देख रहे हैं, उनके लिए मैं एक लाइनें गुनगुनाना चाहता हूं। तू यकीन रख बस अपने इरादों पर, तू यकीन रख बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी नहीं होगी, तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी नहीं होगी। जो बच्चे इस बार इंडियन आर्मी 2021 की भर्ती देख रहे हैं, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक और आप तैयारी करते रहो बच्चों। अगर आपको इंडियन आर्मी की रिटन एग्जाम के लिए साइंस के पर्सन आपको चाहिए, तो दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर जा चुके हैं और साइंस के जो पर्सन आते हैं उसमें से आपको पता है कि इंडियन आर्मी जीडी के अंदर साइंस के 15 पर्सन आते हैं और 15% में से हमेशा मेरे नोट से 14-15% इस एग्जाम के अंदर डायरेक्ट कॉपी से पूछे जाते हैं। तो जो बच्चे इंडियन आर्मी जीडी की भर्ती देख रहे हैं, वो इस मॉडल पेपर को जरूर सोल्व करें और साथ साथ में नोट्स बनाएं। और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मेरे संपूर्ण नोट्स की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी मॉडल पेपर 2021। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। सबसे पहले देखिए, आपको याद रखना है कि इंडियन आर्मी के अंदर टोटल जो क्वेश्चन आते हैं, मैं जीडी एग्जाम की बात कर रहा हूं, टोटल क्वेश्चन आते हैं 50। देखिए, इसमें जीके के कितने आते हैं बच्चों, 15%, और साइंस के कितने आते हैं 15%, और मैथ के कितने आते हैं 15%, ठीक है। और 5 किसके आते हैं, रीजनिंग के आते हैं। अरे 5 किसके आते हैं, रीजनिंग के आते हैं। तो टोटल जो क्वेश्चन है वो कितने हो जाएंगे, 50% हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस मॉडल पेपर के द्वारा ये बताऊंगा कि इंडियन आर्मी जीडी के अंदर किस प्रकार के प्रश्न आते हैं तीनों सब्जेक्ट के अंदर। तो जो दोस्त इस बार 2021 के अंदर इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी की एग्जाम को देख रहे हैं, उनके लिए यह मॉडल पेपर काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो दोस्तों, अब अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पर्सन में। और देखिए, सबसे पहले मैं इस मॉडल पेपर के थ्रू आपको साइंस के इंपॉर्टेंट पर्सन बताऊंगा जो 2021 जीडी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन है दोस्तों क्या कि बताइए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। देखिए, फर्स्ट पर्सन ये पूछा है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, 7 अप्रैल, 1 अप्रैल, 7 मई और 1 मई। तो आपको याद रखना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 7 अप्रैल। अब देखिए, इंडियन आर्मी जीडी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। मैं आपको यही बता देता हूं, आपको याद रखना है दोस्तों। आप अपनी कॉपी में लिख लेना, जीडी एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट दिवस। देखिए, आपको याद रखना है, यह भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। दूसरा इंपॉर्टेंट दिवस यह भी पूछा जाता है कि बताइए, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। यह भी पूछा जाता है क्या कि बताइए, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ओजोन
दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। यह भी याद रखना है आपको। क्या दूसरा इंपॉर्टेंट दिवस ये भी याद रखना है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। यह भी याद रखना है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? यह इंपॉर्टेंट है बच्चों कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है दोस्तों 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। तो देखिए एक पर्सन के साथ मैं आपको कम से कम 4 या 5 इंपोर्टेंट दिवस भी मैंने बता दिए हैं। ये काफी इंपोर्टेंट दिवस है दोस्तों। इस मॉडल पेपर के अंदर मैं केवल जीडी एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले सभी इंपोर्टेंट प्रश्नों को बिल्कुल डिटेल से आपको हल कराऊंगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है देखिए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून और विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी और थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट दिवस हैं, आपको याद रहने चाहिए। अब देखिए अब अपन नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है दोस्तों, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है दोस्तों कौन सा? नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है दोस्तों जो आपको याद होना चाहिए वो कौन सा है? देखिए नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं। नेक्स्ट पर्सन है मलेरिया। मलेरिया किसके कारण होता है? तो देखिए इसके ऑप्शन देखते हैं, जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ और कवक। तो आपको याद रखना है बच्चों कि जो मलेरिया होता है यह एक प्रकार का प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। मलेरिया कौन सा रोग होता है? प्रोटोजोआ जनित रोग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आपको याद रखना है कि मलेरिया एक प्रकार की प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। अब देखिए अब आपको मैं कुछ इंपोर्टेंट मलेरिया से रिलेटेड और प्रश्न बताना चाहता हूं जो जीडी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मलेरिया का रोगजनक क्या होता है? ध्यान से देखते रहना बच्चों। मलेरिया का रोगजनक क्या होता है? तो आपको याद रखना है दोस्तों प्लाज्मोडियम। मलेरिया का रोगजनक क्या होता है? प्लाज्मोडियम। काफी इंपोर्टेंट, मलेरिया का रोगजनक क्या होता है? प्लाज्मोडियम। दूसरी इंपोर्टेंट बात, पर्सन यह भी पूछा जाता है इंडियन आर्मी के अंदर कि बताइए मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो याद कर लेना रहे, मलेरिया मादा एनाफ्लीज। किस मच्छर के काटने से? मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या आपको यह भी याद रखना है कि मलेरिया के लिए एक दवा दी जाती है जिसका नाम क्या है? कुनेन। यह भी पूछा जाता है कि बताइए कुनेन जो दवा है वो किस रोग के लिए काम में ली जाती है? तो आपको याद रखना है दोस्तों जो मलेरिया के लिए जो दवा काम में ली जाती है वो कौन सी है? कुनेन दवा है। अरे कौन सी है? कुनेन दवा है। जो दोस्त इसको लाइव देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये मॉडल पेपर के प्रश्न कैसे लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पर्सन के बारे में। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं। तो दोस्तों आप बने रहिए, नेक्स्ट पर्सन देखते हैं और वो भी नेक्स्ट इंपोर्टेंट काफी पर्सन है। आज मैं इन पर्सनों के साथ साथ आपको बहुत सारे इंडियन आर्मी से रिलेटेड इंपोर्टेंट पर्सन बताने वाला हूं दोस्तों। तो नेक्स्ट पर्सन देखते हैं अपन। नेक्स्ट पर्सन है दोस्तों बांझ विरोधी। नेक्स्ट पर्सन है बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताइए। इसके ऑप्शन देखते हैं, देखिए विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए और विटामिन डी। तो याद रखना है दोस्तों बांझ विरोधी विटामिन कौन सा होता है? बांझ विरोधी विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ई। अरे भावी फौजियों, देश के भावी फौजियों, आपको याद रखना है कि बांझ विरोधी विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ई।
तो देखिए अब आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन से रिलेटेड पर्सन जो इंडियन आर्मी के अंदर पूछे जाते हैं भावी फौजियों, मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको जुनून रखना है, जोश रखना है और इस बार 2021 के अंदर इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट होके अपने को दिखाना है कि मैं कुछ कर सकता हूं लाइफ के अंदर। जो बच्चा जुनून रखेगा और अपनी तैयारी प्रॉपर रूप से जारी रखेगा वो 100% 2021 के अंदर सिलेक्ट होगा। ये मेरी बिल्कुल आपको 100% है, दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस बच्चे के अंदर जुनून है, जिस बच्चे के अंदर जोश है, वो 100% इस बार 2021 के अंदर इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट होगा। तो देखिए प्रश्न सोल्व करते हैं। बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताइए। तो बांझ विरोधी विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ई। अब देखिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन से रिलेटेड और प्रश्न बता देता हूं जो जीडी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं, देखिए क्या प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बताइए धूप का विटामिन कौन सा होता है। अरे बहुत इंपॉर्टेंट बात, धूप का विटामिन कौन सा होता है? तो आपको याद रखना है कि धूप का विटामिन कौन सा होता है। यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि सनसाइन विटामिन। अरे कौन सा? सनसाइन विटामिन। धूप का विटामिन या सनसाइन विटामिन? धूप का विटामिन या सनसाइन विटामिन? तो आपको याद रखना है धूप का विटामिन या सनसाइन विटामिन कौन सा होता है? डी। ठीक है, दो प्रश्न, बांझ विरोधी विटामिन कौन सा? ई, और धूप का विटामिन या सनसाइन विटामिन कौन सा? डी। यह प्रश्न भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि बताइए सुंदरता का विटामिन कौन सा होता है? सुंदरता का विटामिन, सुंदरता का विटामिन, और सुंदरता का विटामिन कौन सा होता है? आपको याद रखना है विटामिन ई। सुंदरता का विटामिन कौन सा होता है? ई। नेक्स्ट इंपोर्टेंट, नेक्स्ट इंपोर्टेंट, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है क्या कि दूसरा यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि बताइए कि बताइए कि बताइए घाव बढ़ने में कौन सा विटामिन सहायक है? 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 तो आप क्या बताओगे? घाव बढ़ने में कौन सा विटामिन सहायक है? सी। अरे कौन सा सहायक है? सी। यह भी याद रखना है कि संक्रमण रोधी विटामिन कौन सा होता है? संक्रमण रोधी विटामिन कौन सा होता है? तो आपको याद रखना है संक्रमण रोधी विटामिन होता है वो होता है भावी फौजियों विटामिन ए। अरे कौन सा होता है? विटामिन ए। और यह भी याद रखना है कि बताइए काफी इंपॉर्टेंट कि बताइए कि बताइए कि बताइए क्या ये बताना है कि बताइए रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो आपको याद रखना है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो आपको याद रखना है विटामिन के। अरे कौन सा सहायक है? विटामिन के। तो दोस्तों मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो इंपॉर्टेंट विटामिन से रिलेटेड वो सारी बातें बता दी है, आपको याद रखना है। अब देखिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे। नेक्स्ट पर्सन है, देखिए अभी तो दोस्तों मैंने 3 पर्सन हल कराए हैं और 3 पर्सन में आपको मैंने कम से कम 10 से 15% एक्स्ट्रा दे दिए हैं। आपको याद रखना है और इन सभी प्रश्नों को अपनी रफ कॉपी के अंदर लिखना है। देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। कार्य बल और विस्थापन के बीच का संबंध बताइए। तो आपको इतना सा याद रखना है कि कार्य का सूत्र क्या होता है? तो आपको याद रखना है कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। अरे क्या याद रखना है? कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। तो देखिए कार्य को किससे डिनोट करते हैं? W से, और बल को आपको याद रखना है F से, और विस्थापन को S से। तो क्या आ जाएगा? W बराबर F इंटू S। समझ में आई बात? तो कार्य बल और विस्थापन के बीच का संबंध कौन सा सूत्र बताता है? W बराबर F इंटू S। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा W बराबर F इंटू S। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे। नेक्स्ट पर्सन है क्या? नेक्स्ट पर्सन है कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है? कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है? ऑप्शन देखते हैं, कुनेन, इंसुलिन, एस्प्रिन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि जो कुनेन है यह पौधों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। जबकि ये जो इंसुलिन है देखिए और एस्प्रिन है, इनके बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता हूं। तो आपको याद रखना है कि देखो मैंने बता दिया था कि कुनेन की दवा है ये मलेरिया के लिए काम में ली जाती है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जो कुनेन है ये मलेरिया के लिए काम में ली जाती है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो कुनेन है ना
ये जो कुनेन है, ये कुनेन है बच्चों, ये सिनकोना पादप की छाल से प्राप्त होती है। अरे किसकी पादप से? सिनकोना पादप की छाल से प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट है, सिनकोना पादप की छाल से कुनेन दवा प्राप्त होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट देखिए, इंसुलिन से भी रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट पर्सन आते हैं इंडियन आर्मी के अंदर, जो आपको मैं यही बता देता हूं। देखिए, आपको याद रखना है कि इंसुलिन है ना, वो किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। तो आपको याद रखना है कि इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो अग्नाशय ग्रंथि या जिसे पैंक्रियाज भी कहा जाता है उसके द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, और यह भी बता देता हूं आपको कि अग्नाशय ग्रंथि में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। तो बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। अब देखिए, दूसरा इंपॉर्टेंट पर्सन आपको यह याद रखना है, क्या? देखिए, शरीर के अंदर जो बच्चों ग्रंथियां होती है वो 3 प्रकार की मनुष्य शरीर के अंदर ग्रंथियां पाई जाती है। कौन कौन सी होती है? आपने सुना होगा दोस्तों, एक तो बहिस्रावी ग्रंथि, एक अंतःस्रावी ग्रंथि और एक मिश्रित ग्रंथि। सुना है ना आपने कि मनुष्य शरीर के अंदर ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? बहिस्रावी ग्रंथि, और कौन कौन सी? अंतःस्रावी ग्रंथि, और कौन सी? मिश्रित ग्रंथि। क्या बताना चाह रहे हो सर? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो अग्नाशय या पैंक्रियाज है, अग्नाशय या पैंक्रियाज है, अग्नाशय या जो पैंक्रियाज है, ये एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। अरे कौन सी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड है। काफी इंपॉर्टेंट बात है। शरीर के अंदर पाई जाने वाली एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? तो आपको याद रखना है, अग्नाशय या पैंक्रियाज। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं। नेक्स्ट पर्सन है क्या? देखिए, नेक्स्ट पर्सन है, सीस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, हवा की गति, भूकंप, बारिश, इनमें से कोई नहीं। तो सीस्मोग्राफ से क्या नापा जाता है? भूकंप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भूकंप। अब देखिए, अब आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट उपकरण और बता देता हूं। देखिए, हवा की गति, हवा की जो गति है वो किसमें मापी जाती है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, एनीमोमीटर। हवा की गति किसमें नापी जाती है? एनीमोमीटर में नापी जाती है। और यह भी याद रखना है कि जो बारिश है वो किसमें नापी जाती है? बारिश किसमें नापी जाती है? तो आपको याद रखना है, रेन गेज या यूडोमीटर, रेन गेज या यूडोमीटर। ठीक है, और यह भी पूछा जाता है इंडियन आर्मी के अंदर, क्या कि बताइए दूध की शुद्धता किसमें नापी जाती है? तो आपको याद रखना है कि दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर में मापी जाती है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए समुद्र की गहराई किसमें नापी जाती है? समुद्र की गहराई किसमें नापी जाती है? तो आपको याद रखना है कि समुद्र की गहराई किसमें नापी जाती है? फेदोमीटर में। अरे किसमें नापी जाती है? फेदोमीटर में। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ उपकरण थे जो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट पर्सन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या कि बताइए, नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन देखते हैं, सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन। तो आपको याद रखना है कि सोडा को तैयार करने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग लिया जाता है या उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2। और ओजोन का क्या होता है? O3। और इंडियन आर्मी के अंदर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपना माहौल ठीक रखो। ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको लिखते चलो। अगर आप ऐसा काम करते चलोगे तो 100% आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाएगा दोस्तों। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 और ओजोन का O3 और कार्बन मोनोऑक्साइड का CO। याद रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या है? CO होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन देखते हैं। देखो नेक्स्ट पर्सन है क्या कि इनमें से कौन सी एक अदिश राशि है? ऑप्शन देखते हैं, गति, त्वरण, बल, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि त्वरण और बल ये तो है सदिश राशि, जबकि गति क्या है? अदिश राशि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गति। अब देखो, मैं आपको यहां इंपॉर्टेंट बात एक तो मैं लिख देता हूं। देखिए क्या? सदिश राशि। अरे कौन सी राशि? सदिश राशि।
ज्यादा लफड़ान पाड़नो ही को नहीं के करनो है। कुछ इंपोर्टेंट सदिश राशि जो इंडियन आर्मी के लिए इंपोर्टेंट है और कुछ अदिश राशि जो इंडियन आर्मी के लिए इंपोर्टेंट है, वो याद करनी है। ज्यादा लफड़े नहीं पाड़ने, ज्यादा लफड़े पाड़ते हैं ना जो बच्चे, उनके ठंड होने के ज्यादा चांस रहते हैं, ठंड होने के ज्यादा चांस रहते हैं। बिल्कुल सूखी सूखी सी ठंड होती है, पता ही नहीं लगता कि कब ठंड हो गई। ठीक है, तो मैटर कम पढ़ना है लेकिन काम का मैटर ज्यादा पढ़ना है, जिससे पर्सन आते हैं। समझ में आई बात? और मेरा ये ही उद्देश्य रहता है कि मैं काम का मैटर बताऊं, बिना फालतू की चीजों को नहीं बताऊं। तो आपको मैं कुछ इंपोर्टेंट, देखो एक तो सदिश राशि और एक है अदिश राशि। अब जो मैं बता रहा हूं ना वो रट लेना आप। तो देखिए क्या कुछ सदिश राशि रटनी है और कुछ अदिश राशि। तो देखो सदिश राशि आपको याद रखनी है कि कौन सी होती है। देखिए मैं बताते रहा हूं जो इंडियन आर्मी के लिए इंपोर्टेंट है। एक तो विस्थापन, एक वेग और एक त्वरण। विस्थापन, वेग और त्वरण, यह सदिश राशि याद करनी है। जबकि कुछ अदिश राशि है जो आपको याद करना है। कौन कौन सी? देखिए एक तो कार्य, ध्यान से सुन रहे हो ना, कार्य, एक है ऊर्जा, कार्य ऊर्जा, और एक है समय, एक है शक्ति और एक है विद्युत धारा। विद्युत धारा, अरे क्या याद करना है? विद्युत धारा। तो लो जी, मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी है। सदिश राशि कौन कौन सी? विस्थापन, वेग और त्वरण। और अदिश राशि कौन सी? कार्य, ऊर्जा, समय, शक्ति और विद्युत धारा। काम हो जाएगा आपका, 100% काम हो जाएगा, माहौल बन जाएगा। ठीक है, दो याद कर लेना, सदिश अदिश, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाता है। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, क्या हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है? हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। ऑप्शन देखते हैं, प्रोटीन, मोटापा, लोहा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या होता है? लोहा। अरे क्या होता है? लोहा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लोहा। अब देखिए ये हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन, अरे ये हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? देखिए आपने सुना होगा, इस प्रश्न का भी सॉल्यूशन मैं माहौल के साथ बता देता हूं आपको याद रखना है कि देखिए मनुष्य शरीर के अंदर 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी? देखो एक तो आरबीसी, एक कौन सी रहे? डब्ल्यूबीसी, और एक कौन सी रहे? प्लेटलेट्स। 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती है। अरे ये आरबीसी ना, लाल रक्त कणिका, इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। यह प्रश्न भी इंडियन आर्मी के अंदर पूछा जाता है कि बताइए रक्त का रंग किसके कारण लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन किस में होता है? तो आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन किस में होता है दोस्तों? आरबीसी के अंदर। यह भी इंपॉर्टेंट पर्सन आपको याद रखना है। क्या? यह भी इंपॉर्टेंट पर्सन आपको याद रखना है कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो आपको याद रखना है पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है। क्लोरोफिल वर्णक के कारण। अरे यस या नो? आंसर हाँ जी। जिसको इस पेपर का सॉल्यूशन समझ में आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ठोक दो। समझ में आई बात? कमेंट बॉक्स में कमेंट ठोको, जचा के ठोको, और इसको शेयर भी जचा के करो। जो भी बच्चे इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जीडी से भर्ती देख रहे हैं, उनके सबके पास भारत के जो भी भारत के अंदर किसी भी कोने से अगर जीडी एग्जाम दे रहा ना इंडियन आर्मी की, उसके पास ये पेपर पहुंचना चाहिए। तभी बच्चों माहौल बनेगा, तभी मजा आएगा मेरे को कि हाँ मैंने वास्तव में इस पेपर को सॉल्यूशन कराया है और बच्चों ने दबा के इसको शेयर किया है। तो दबा के शेयर कर दीजिए इसको। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं। देखो नेक्स्ट पर्सन देखते हैं। क्या नेक्स्ट पर्सन देखते हैं? एक जीव की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? एक जीव की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, उत्तक, अंग, कोशिका और अंग प्रणाली। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि एक जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका। क्या कहा जाता है? कोशिका। अरे क्या कहा जाता है? कोशिका। तो आपको याद रखना है कि क्या याद रखना है कि एक जीव की या सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन होती है? कोशिका। सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है कौन? कोशिका। और यह भी याद रखना है कि यह पूछा जाता है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। और इंपॉर्टेंट पर्सन बता देता हूं, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो आपको याद रखना है कोशिका की खोज सर्वप्रथम की थी रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने जो कोशिका देखी थी वो मृत कोशिका थी। तो सर जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो आपको याद रखना है जीवित कोशिका की खोज लुएन होक ने की। जीवित कोशिका की खोज किसने की? लुएन होक ने की।
हाँ जी, जीवित कोशिका की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने की। ये याद रखना है। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक। और यह भी याद रखना है कि उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पितरस का निर्माण किसमें होता है? ऑप्शन देखते हैं, दिल, फेफड़े, गुर्दा, जिगर। क्या याद रखना है कि पितरस का निर्माण कौन करता है? तो आपको याद रखना है जिगर या यकृत या लीवर। एक ही नाम है, कई जिगर का नाम सुनते ही माहौल खराब हो जाता है, लेकिन आपको याद रखना है जिगर का मतलब क्या होता है? लीवर। और लीवर क्या बनाता है? पितरस। काफी इंपॉर्टेंट बात। और यह भी याद रखना है कि इस पितरस का पीएच मान कितना होता है? ठोक के आपको याद रखना है 7.5 से 8.5, मतलब हल्का क्षारीय। अरे कैसा होता है? हल्का क्षारीय। ठीक है, याद रखना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट, अरे दिल दिख रहा है ना आपको? दिल कईयों का धड़कता है, बहुत ज्यादा धड़कता है, तो दिल का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। ये भी याद रखना है, दिल का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। ठीक है। और एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। हृदय धड़कनों को सुनने के लिए कौन सा उपकरण काम में लेते हैं? स्टेथोस्कोप। हृदय धड़कन को सुनने के लिए कौन सा उपकरण काम में लेते हैं? स्टेथोस्कोप। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है। और ये भी आता है कि रुधिर दाब का मापन करने के लिए कौन सा उपकरण काम में लेते हैं? तो आपको याद रखना है मैनोमीटर। ठीक है, बता दिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। 12वां प्रश्न, किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा या एसिड रेन होती है? ऑप्शन देखते हैं, NO2SO2, CO CO2, O3O2, NH3SO2। तो आपको याद रखना है क्या? इंपोर्टेंट बात क्या याद रखना है? एक तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन, ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है। और एक होता है SO2, ये लेप्टो कम चार्ज है भाई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ जी, इसको चार्ज लगाइए फटाफट। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपको याद रखना है इन दो प्रदूषकों के कारण, किसके कारण? NO2 और SO2, 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 NO2 और SO2। इन दो प्रदूषकों के कारण कौन सा रोग होता है? तो आपको याद रखना है कि इन दो प्रदूषकों के कारण कौन सा रोग कौन सा होता है? ऐसा ही माहौल। देखिए, आपको याद रखना है NO2 और SO2, इन दो प्रदूषकों के कारण अम्ल वर्षा या एसिड रेन होती है। अम्ल वर्षा या क्या होती है? एसिड रेन होती है। इनके कारण रोग भी होते हैं NO2 और SO2 से। समझ में आई बात? कौन से रोग होते हैं पता है? ये श्वसन संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं इनसे। समझ में आई बात? तो NO2 और SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण क्या होती है? अम्ल वर्षा या एसिड रेन होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट धमाकेदार प्रश्न, संभालो। क्या कि अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? बताइए, अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.5 से कम। ठीक है, आप तैयारी करते रहो भाई साहब। रिटन एग्जाम के अंदर मैं कम से कम 10 मॉडल पेपर डालूंगा जीडी एग्जाम के। इन सभी प्रश्नों को आप सोल्व कर लो। आप, मैं बोल रहा हूं ना, आप फाड़ के आओगे पेपर को। आप फाड़ के क्या ऐसे बिल्कुल ऐसे उसका मसाला बना के आओगे दोस्तों। ठीक है, तो आपको याद रखना है भाई, जो सही है आर्मी के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न चर्चा करते हैं। विद्युत धारा किससे मापा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, वोल्ट मीटर, एनीमोमीटर, एमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर काम में लिया जाता है। अब आपको देखो वोल्ट मीटर, तो आपको याद रखना है कि वोल्ट मीटर किसके लिए? विद्युत विभव का मापन करने के लिए क्या काम में लिया जाता है? वोल्ट मीटर। जबकि एनीमोमीटर, मैं पिछले प्रश्न के बारे में आपको बता दिया, एनीमोमीटर में वायु की गति
दिशा और तीव्रता मापने के लिए क्या काम में लिया जाता है? एनीमोमीटर। क्या काम में लिया जाता है? एनीमोमीटर। ठीक है, अब मैं दो इंपॉर्टेंट पर्सन बता रहा हूं। एक तो एमीटर ठोक दिया मैंने, संभालो, और एक वोल्टमीटर ठोक दिया रे। अरे समझ में आई बात? एमीटर और वोल्टमीटर। आपको ये याद रखना है कि एमीटर विद्युत परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है, तो ठोको आंसर। कौन सा? श्रेणी क्रम। अरे कौन सा? श्रेणी क्रम। और वोल्टमीटर किस में लगाया जाता है रे? समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। समझ में आई बात? याद रखना है, एमीटर श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर समांतर क्रम में। ठीक है, ठोक दिया है मैंने, बता दिया आंसर। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? एक बस कुछ ही ज्यादा लफड़ों को पानो के करना होता ना, एक ट्रिक याद रखनी है। कौन सी याद रखनी है? प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं दोस्तों। क्या देखिए, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? शेयर का बटन ठोक दीजिए आप। जो भी भावी फौजी देख रहे हैं देश के, वो इस वीडियो को सभी भावी फौजियों के अंदर पहुंचा दीजिए। देश के किसी भी कोने में अगर इंडियन आर्मी जीडी की इस बार भर्ती देख रहा है 2021 के अंदर, तो उसके पास ये पेपर पहुंचना चाहिए। अब देखो प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, ट्रिक याद रखनी है। तीसरी हनीला। अरे क्या याद रखनी है? हनीला। कौन कौन सी? हरा, नीला और लाल। हनीला याद रखना है, हनीला। समझ में आई बात? हरा, नीला और लाल। तो कौन सा आंसर है? फर्स्ट आंसर है। ठीक है, आगे चल रहा हूं भाई। फर्स्ट नेक्स्ट पर्सन, निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है? कोशिका का शक्ति ग्रह। तो आपको याद रखना है, कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस कौन होता है? ऑप्शन देखते हैं, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होना चाहिए रहे? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड पर्सन बता देता हूं मैं। यह प्रश्न पूछा जाता है क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण किस रूप में? एटीपी के रूप में। संभालो, धमाकेदार प्रश्न। अब आपको प्रश्न ऐसे घुमा के पूछेगा, बताइए एटीपी से संबंधित कोशिका कौन सा कोशिका अंग है? तो क्या बताओगे? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट यह प्रश्न पूछा जाता है कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आपको याद रखना है, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है रे? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट ये भी पूछा जाता है क्या, राइबोसोम से रिलेटेड इंपोर्टेंट पर्सन, प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है रे? प्रोटीन की फैक्ट्री, तो याद रखना है प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम। प्रोटीन का कारखाना कौन है रे? प्रोटीन का कारखाना कौन है? तब भी आंसर क्या होगा रे? राइबोसोम। ये भी पूछा है कोशिका का इंजन कौन है? कोशिका का इंजन, कोशिका का इंजन, कोशिका का इंजन, कोशिका का इंजन कौन है? तो क्या बताओगे रे? राइबोसोम। कोशिका का इंजन कौन है? राइबोसोम। ये भी याद रखना है कि राइबोसोम कोशिका में पाया जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांग होता है। अगर आपको पूछे कोशिका में पाया जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है, तो क्या ठोकोगे रे? राइबोसोम। दूसरा इंपोर्टेंट पर्सन लाइसोसोम। लाइसोसोम में यह याद रखना है कि कोशिका की आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली या कोशिका का सफाई कर्मी कौन होता है? तो आपको याद रखना है कोशिका का आत्मघाती थैली या कोशिका का सफाई कर्मी कौन होता है? लाइसोसोम। लो जी, धमाकेदार सॉल्यूशन हो रहा है दोस्तों। ठीक है, सारे प्रश्न लिखने हैं कॉपी के अंदर। अगर वीडियो एक बार समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार देखना है। ठीक है, बस यकीन रखना है अपने हौसलों पर। तू यकीन रख बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी नहीं होगी। दोस्तों, हार तो मानना ही नहीं है। हार नाम की जिंदगी के अंदर कुछ चीज नहीं होती है, सब कुछ जीत ही होती है। वो व्यक्ति पर होता है, वो क्या मानता है, हार मानता है या जीत मानता है। ठीक है, तो जो दोस्त फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं अभी, वो धमाकेदार तैयारी करें। ग्राउंड के अंदर आग लगनी चाहिए जब आप दौड़ते हो। तो अगर आपके अंदर आग लगती है तो आप 100% फिजिकल को पास कर लोगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन, निम्न में से कौन सा मानव शरीर के समन्वय गतिविधियों को नियंत्रित करता है? ऑप्शन देखते हैं क्या, हार्मोन, ग्रंथि, रंध्र, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि शरीर के अंदर समन्वय स्थापित करने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? हार्मोन। कौन निभाता है? हार्मोन। तो हार्मोन याद रखना है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन, क्या भाई साहब, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है कि हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है? तो आपको याद रखना है, देखो हवा या वायुमंडल पूछे। ठीक है, धमाकेदार सॉल्यूशन लीजिए।
हवा या वायुमंडल पूछे तो आपको याद रखना है कि हवा या वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन। अरे कौन सी होती है? नाइट्रोजन। पूछा जा सकता है आर्मी के अंदर धमाकेदार दूसरा प्रश्न कि बताइए वायुमंडल के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन। कितना परसेंट होती है? 78%। अरे ऑक्सीजन कितना परसेंट होती है? ऑक्सीजन कितना परसेंट होती है? तो आप बताना ऑक्सीजन कितना परसेंट होती है? 20%। समझ में आई बात? 20% नहीं, 20.95% होती है। इसलिए कितना प्रतिशत? 21%। याद रखना है ऑक्सीजन वायुमंडल के अंदर कितनी प्रतिशत होती है? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसे CO2 बोला जाता है 0.03% होती है। याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% आती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 0.03। इसके अलावा मैंने दो एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन दे दिए कि नाइट्रोजन भी 78% और ऑक्सीजन 21%। यह भी याद रखना है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो क्या बताओगे आप? क्या बताओगे? नाइट्रोजन। यह भी पूछा जाता है कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो याद रखना है सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है। ठीक है, अरे सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है। ठीक है, इस बार 2021 के अंदर सिलेक्ट होकर बताना है दोस्तों। नेक्स्ट, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आपको याद रखना है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या। अब देखो यह प्रश्न ऐसे भी घूम के आ सकता है कि बताइए मनुष्य में कुल क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम, मनुष्य के अंदर कुल क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो क्या ठोकोगे रे? तब भी आंसर क्या आएगा? 46। अब देखो मैं कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न बता देता हूं आपको गुणसूत्रों से। गुणसूत्र हमेशा जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, तो 46 के जोड़े कितने हो गए? 23। यह प्रश्न इंडियन आर्मी के अंदर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए मनुष्य में कुल कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो क्या बताओगे रे? 23। कितने बताओगे? 23। अब देखो एक होती है नर और एक होती है मादा। नर को मतलब क्या हो रहा है? छोरो, और मादा को मतलब छोरी। क्या है? छोरी। ठीक है, आंख मायने नर और मादा में देखो 46 का हिसाब दे रहा हूं मैं। नर और मादा के अंदर 22 जोड़े गुणसूत्रों के क्या होते हैं? समान, जिनको बोला जाता है दोस्तों ऑटोसोम। अरे क्या बोला जाता है? ऑटोसोम, या हिंदी में बोला जाता है अलिंग गुणसूत्र। अरे क्या बोला जाता है? अलिंग गुणसूत्र। हिंदी में क्या बोला जाता है? अलिंग गुणसूत्र। इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 44। एग्जाम के अंदर पूछा गया है, 1000 बार पूछा गया है कि बताइए मनुष्य के अंदर कुल ऑटोसोम या अलिंग गुणसूत्रों की टोटल संख्या कितनी होती है? तो क्या ठोकोगे? 44। जबकि एक जोड़ा डिफरेंट होता है जिसे नर में तो XY और मादा में XX से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो XY किसको? नर को, और पुरुष को प्रदर्शित करता है। आपके अंदर आपके एग्जाम में तो ऐसे माहौल बनाते हैं कि बताइए पुरुष को क्या कौन से गुणसूत्र रिप्रेजेंट करते हैं? तो क्या बताओगे? XY, और मादा को XX। समझ में आई बात? तो देखिए HI 44 प्लस XX तो मादा, और 44 प्लस XY तो नर। ठीक है, एक जोड़ा डिफरेंट होता है जिसे नर में तो XY और मादा में XX से प्रदर्शित किया जाता है। इनको बोला जाता है दोस्तों एलोसोम। अरे क्या बोला जाता है? एलोसोम। और इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 2। अब देखो नर में तो दो तरह के शुक्राणु बनते हैं, X और Y, और मादा में सारे अंडे क्या होते हैं? X और X। क्या होते हैं? XX। तो क्या इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, एक धमाकेदार प्रश्न दे रहा हूं मैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूं दोस्तों। ठीक है, तो आपको समझाने में मेरे को आसानी रहेगी। देखिए क्या मैं ये बता रहा था कि देखिए मैं आपका रिवीजन लगा देता हूं कि मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की टोटल संख्या कितनी होती है? 46 होती है, और जोड़े कितने पाए जाते हैं? 23। ये भी याद रखना है कि जो गुणसूत्र होते हैं वो हमेशा किसके रूप में होते हैं? जोड़े के रूप में होते हैं। फिर मैंने एक बात आपको ये बताई कि नर और मादा के अंदर 22 जोड़े गुणसूत्रों के क्या होते हैं? समान, जिनको क्या बोला जाता है? ऑटोसोम या अलिंग गुणसूत्र। तो आपको एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए मनुष्य के अंदर कुल ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो आप क्या बताओगे? 44। अरे कितनी बताओगे? 44। समझ में आई बात? और एक जोड़ा भिन्न होता है, जो आपको बता दिया मैंने कि नर में तो XY और मादा में XX से प्रदर्शित करते हैं। बताया कि नहीं बताया? और इनको बोला जाता है एलोसोम। ठीक है, दूसरी इंपोर्टेंट बात यह बताना चाह रहा हूं मैं कि संतान का जो लिंग निर्धारण होता है वो किसके गुणसूत्र से निर्धारित होता है? अरे किसके गुणसूत्र से निर्धारित होता है? ठीक है, तो देखिए नर तो मैंने क्या बता दिया? XY और मादा XX। ठीक है, तो देखो नर में तो दो तरह के शुक्राणु XY और मादा में XX। क्या याद रखना है? अरे ये याद रखना है कि नर में दो तरह के शुक्राणु XY और मादा में XX। तो याद रखना है जैसे यहाँ से X जा रहा है, किसके पास जाएगा? मादा के पास। तो पहले से XX तो क्या बनेगी? XX। लड़की हो गया, लड़का तो लड़की होगी। और अगर यहाँ से Y जा रहा है तो X वहां से मौजूद, पहले से ही मौजूद है, तो Y लड़का होगा।
तो संतान का जो लिंग निर्धारण होता है वो हमेशा किसके गुणसूत्र से निर्धारित होता है? पिता के गुणसूत्र से निर्धारित होता है। समझ में आए? बिल्कुल साइंटिफिक प्रूफ है। अब कई के रहे जो लोग गांव में रहे, माने जानकारी कम है या अंधविश्वास का शिकार है, वह बाबा जी कन जाए। फिर जैसे क्या होती है, कई महिलाएं होती है जिनके मान लीजिए बार बार लड़की लड़की हो रही है, लड़का नहीं हो रहा। वैसे लड़का और लड़की समान होती है और दोनों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो लोग खड़े भी हैं वो दोनों में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। लड़कियां होती है वो एक भगवान का रूप होती है। लड़कियां हर किसी के घर के अंदर जन्म नहीं लेती है। तो ये याद रखना है कि जो संतान, जैसे बेटा हो या बेटी, एक रैंडम प्रोसेस है दोस्तों। एक महिला के एक लड़की भी हो सकती है, एक लड़का भी, दो लड़की या दो लड़के भी हो सकते हैं। तो ये गॉड गिफ्ट है एक। तो आपको याद रखना है क्या, लेकिन जो संतान का लिंग निर्धारण होता है, सेक्स डिटरमिनेशन होता है, वो पिता के गुणसूत्र से निर्धारित होता है। तो अब क्या याद रखना है आपको? ये याद रखना है दोस्तों कि देखिए कई कह रहे हैं कि जहाँ गाँव का मान अंधविश्वास का शिकार है वह बाबा जी कन जाए, ठीक है, और बाबा जी कसूता मजा ले है, ठीक है, के करनो था ना। अब था के हिसाब से कुछ न जानो चाहिए, मत दे दियो तो नॉलेज नर न जानो चाहिए, पुरुष न जानो चाहिए। बाबा जी कन छोड़े गुफा का मान 10 मिनट देता है, सारा गुणसूत्र की कमी पूरी कर देशी, ठीक है। तो इन बाबाजियों के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। और बाबाजियों की लिस्ट आप जानते हो बड़ी पावरफुल है, भरी हुई है। समझ में आई बात? तो आपको याद रखना है क्या। आगे चलना, नेक्स्ट पर्सन में चलना आप आगे। हाँ जी, आपको इसका सॉल्यूशन कैसा लग रहा है? जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं वो कमेंट ठोकते रहो। हाँ जी, नेक्स्ट पर्सन देखते हैं। क्या बताइए, मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन देखते हैं, 639, 300, 693, 369। तो कुल मांसपेशियों की संख्या 639। अरे कितनी होती है? 639। अब देखो मांसपेशियों की कुल संख्या 639। अब देखो मांसपेशियों का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये बता देता हूं, मायोग्लोबिन वर्णक के कारण। मांसपेशियों का लाल रंग किसके कारण होता है? मायोग्लोबिन वर्णक के कारण। मांसपेशियों में प्रोटीन भी पाई जाती है, एक्टिन और मायोसिन। मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन? एक्टिन और मायोसिन। ये भी पूछा जाता है। और ये भी याद रखना है कि कुल हड्डियों की संख्या, एक वयस्क मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या 206 और बच्चों में 300। हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओसिन। संभालो, हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओसिन। इससे बाहर कुछ भी नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर्सन। क्या किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन देखते हैं, नेफ्रॉन, नेफ्रेटिस, न्यूरॉन, लसिका। तो आपको याद रखना है कि किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। अरे क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। याद रखना है कि किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। यह ऐसे पूछा जा सकता है कि बताइए गुर्दे की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है? समझ में आई बात? नेफ्रॉन। और तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन। ये एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन, संभालो। आगे चलना, हाँ जी आगे चलना। धमाकेदार पर्सन है नेक्स्ट, 21वां पर्सन। कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? देखिए ऑप्शन देखते हैं, वाईजीवी, लैक्टोबैसिलस, इकोलाई, इनमें से कोई नहीं। सबको याद है कि कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। कई इसका रट्टा लगाते रहते हैं, आती नहीं है, ठंड हो जाती है। अब दूसरे रिलेटेड कुछ अपडेटेड पर्सन, न्यू पर्सन जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। क्या याद रखना है? कॉपी पेन उठा लीजिए। दूध का पीएच मान, दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। ये याद रखना है क्या कि दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? तो क्या याद रखना है? लैक्टोमीटर याद रखना है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो ये भी याद रखना है, दूध में कौन सी शर्करा? लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। दूध में कौन सी शर्करा? लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। ये भी याद रखना है कि दूध का दही में बदलना कौन सा परिवर्तन का उदाहरण है? दूध का दही में बदलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन, दूध का दही में बदलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। सल्टा दिया है मैंने, समेट दिया है। नेक्स्ट, अब देखिए यहां से जीके स्टार्ट होती है, जनरल नॉलेज, ठीक है। साइंस पूरी सल्टा दी है दोस्तों। नेक्स्ट जीके के बारे में इंपोर्टेंट पर्सन। हाँ जी, सिलिकॉन वैली कहां है? ऑप्शन देखते हैं, अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान। तो आपको याद रखना है सिलिकॉन वैली कहां है? अमेरिका के अंदर। कहां है रे? अमेरिका के अंदर। नेक्स्ट पर्सन संभालो। असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन देखते हैं, 1919, 1922, 1920, 1940। तो याद रखना है कि असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? 1920।
आगे चलना, नेक्स्ट पर्सन। हाँ जी, नेक्स्ट पर्सन है कयक इनमें से संबंधित है। ऑप्शन देखते हैं, आदिवासी उपकरण, नाव, समुद्री जहाज और हथियार। तो देखो कयक है ना, ये एक प्रकार की नाव है जो मछलियों को पकड़ने में काम आती है ना, जिस पर एक व्यक्ति बैठा रहता है केवल, ये कयक है। तो कयक एक प्रकार की क्या है, नाव। सल्टा दिया है, समेट दिया है। नेक्स्ट, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। शानदार, जानदार और मजेदार प्रश्न। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है नासिक, जो नासिक है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है। ऑप्शन देखते हैं, आईएनएस तरंगिणी, आईएनएस गरुड़, आईएनएस विराट, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है आईएनएस तरंगिणी, करेक्ट आंसर है आईएनएस तरंगिणी। नेक्स्ट, नेक्स्ट धमाकेदार प्रश्न, दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहां बहती है। दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। तो आपको याद रखना है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन बहती है दक्षिण अमेरिका के अंदर, करेक्ट आंसर क्या होगा, दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण देता है। ये पूछा है, दस्तावेज का मतलब अनुसूची, याद रखना है अनुसूची, समझ में आई। तो कौन सी अनुसूची भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है, तो एड, क्या आएगा आंसर 8। नेक्स्ट, 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 ये याद रखना है दोस्तों कि भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है। तो आपको याद रखना है भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी, 7, ठीक है। ये जो अब देखो इसमें है ना 3-4% आपको इंपोर्टेंट ये भी याद रखने हैं कि इनके जो हेडक्वार्टर या जो मुख्यालय है वो कहाँ है, उत्तरी के, दक्षिण के, उत्तरी दक्षिण के, उत्तरी पूर्व के, ये सारे याद रखने। तो मैं तो केवल इतना सा बता रहा हूँ कि भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है, 7। नेक्स्ट पर्सन पर बात करते हैं, क्या जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है। ऑप्शन देखते हैं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। तो आपको याद रखना है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है कहां, आपको याद रखना है उत्तराखंड के अंदर। अरे कहां स्थित है, उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन, सऊदी अरब की मुद्रा है दिनार, रियाल, लीरा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि जो सऊदी अरब की जो मुद्रा है दोस्तों वो है रियाल, क्या है रे, रियाल। अब देखो लीरा और कुवैत, दो इंपोर्टेंट पर्सन बता देता हूं। देखिए जो है तुर्की है ना, तुर्की, तुर्की उसकी मुद्रा है लीरा, जबकि कुवैत है ना, कुवैत उसकी मुद्रा क्या है रे, दिनार, ठीक है, समझ में आई। तुर्की की मुद्रा क्या है, लीरा, और कुवैत की मुद्रा क्या है, दिनार, और सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, रियाल। सल्टा दिया, समेट दिया, मजेदार, जानदार और एग्जामदार पर्सन। नेक्स्ट, नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, क्या स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर थी। कौन थी गवर्नर, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, शीला दीक्षित, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी, सरोजनी नायडू। अरे कौन थी, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है, वीएस नायपॉल, आर.के. नारायण, टैगोर, चार्ल्स डिकेंस। तो आपको याद रखना है कि गाइड पुस्तक के लेखक है बच्चों आर.के. नारायण। कौन है रे, आर.के. नारायण। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन, सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर हैं, सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर हैं, सेना कमांडर, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो आपको याद रखना है कि सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं, राष्ट्रपति। सल्टा दिया है। नेक्स्ट, 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 पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई। ऑप्शन देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, बाबर और इब्राहिम लोदी, नादिर शाह और मोहम्मद शाह, क्लाइव और सिराजुद्दौला। तो आपको याद रखना है कि पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, इब्राहिम, बाबर और इब्राहिम लोदी। लो जी बच्चों, मैंने आपको जीके और जीके के अलावा साइंस का बड़ा शानदार सॉल्यूशन करा दिया है। अब देखो क्या कि देखो मैथ है ना, मैथ
उसका सॉल्यूशन में वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो मैं आपको क्या करना है, वीडियो स्किप कर करके इसके सॉल्यूशन खुद को करना है। मैं आंसर बता देता हूं, पर्सन रीड कर लेता हूं, ठीक है। और जिन बच्चों को पर्सन समझ में नहीं आता मैथ का, वो सॉल्यूशन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब मैथ के पर्सन है ना, वो कुछ इंपोर्टेंट पर्सन आपको मैं बता देता हूं जो याद रखने, इस टाइप के पर्सन ही आते हैं जीडी एग्जाम के अंदर। देखिए 36वां पर्सन अपन रीड करते हैं, मैथ यहां से स्टार्ट है। क्या, देखिए 12 और 30 का तीसरा अनुपातिक और 9 और 25 के बीच का मध्य अनुपातिक कितना होगा। ये पर्सन जरूर आते हैं, इस पर्सन के टाइप के ऐसे पर्सन कि 12 और 30 का तीसरा अनुपातिक और 9 और 25 के बीच का मध्य अनुपातिक कितना होगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा बच्चों 5/1। कितना आएगा, 5/1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, यदि 36 पुरुष एक काम 25 घंटे में कर सकते हैं, 15 पुरुष ये काम कितने घंटे में कर पाएंगे। ऐसा प्रश्न तो इंडियन आर्मी में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको आप सोल्व कर लेना। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बच्चों 60। कितना आएगा बच्चों, 60 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 60 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत है। पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत है 10, 30, 20, 30। तो जब आप पहली 7 प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग करोगे और 7 का भाग दोगे तो करेक्ट आंसर कितना आएगा, 20। कितना आएगा बच्चों, 20 आएगा। नेक्स्ट पर्सन सोल्व करते हैं 39। देखिए 39 जो पर्सन है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। देखिए 343 इंटू 343 इंटू 343 माइनस 103 इंटू 103 इंटू 103 बटा 343 इंटू 343 प्लस 343 इंटू 113 प्लस 113 इंटू 113। जब इसको सॉल्यूशन करोगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों, वो आएगा 230। कितना आएगा रे, 230, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं 40वां पर्सन देखते हैं दोस्तों। 40वां पर्सन देखते हैं दोस्तों। देखिए 68,0621 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि इसका योग एक पूर्ण वर्ग बने। ऑप्शन देखते हैं 4, 6, 5 और 8। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 4। कितना होगा रे, 4। कितना होगा रे, 4। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं दोस्तों। 41वां। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं दोस्तों 41वां। देखिए क्या, 10 वर्षों में ए की उम्र बी की 10 वर्ष पूर्व उम्र से दोगुनी होगी। अगर ए अभी बी से 9 वर्ष बड़ा है तो बी की वर्तमान उम्र क्या है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों 39 साल। कितना आएगा, 39 साल। नेक्स्ट पर्सन, ठीक है, ऐसे ही पर्सन आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैथ के अंदर दोस्तों रटा नहीं जाता है, मैथ के अंदर आपको इनकी कैलकुलेशन आनी चाहिए और कैसे पर्सन होते हैं ये बिल्कुल आपको मेथड आना चाहिए, तभी आप सोल्व कर पाओगे। जो दोस्त बहुत अच्छी तैयारी कर रखे हैं वो इन पर्सनों को स्किप कर करके सोल्व कर लें, क्योंकि इसमें इतना लॉन्ग वीडियो नहीं बना सकते अपन, ठीक है। तो मैंने आंसर मैं सभी के बता रहा हूं, और जिन बच्चों के फिर भी अगर पर्सन समझ में नहीं आता तो वो मेरे को सॉल्यूशन ले सकता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। 42वां पर्सन देखते हैं, इनमें से सबसे बड़ी संख्या है √2, 3 √3 और 4 √4। जब आप इसको देखिए, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपको दिख रही है, जो बच्चे तैयारी करें उनको सबको दिख रही है कि 3 √3, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 42वां। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं 43। ये भी ऐसा इंपॉर्टेंट पर्सन है और ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है काफी बार। क्या दोस्तों, ये पर्सन पूछा जाता है दोस्तों कि एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण है, गणित में 85% और 75% दोनों अंग्रेजी और गणित में। अगर 40% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है तो कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी। जब आप इसको सोल्व करोगे दोस्तों तो करेक्ट आंसर आएगा 400। कितना आएगा रे, 400। नेक्स्ट पर्सन, ये भी पर्सन आता है 6.46 का आंशिक रूप क्या है। जब इसका सोल्यूशन निकालोगे तो 649/100 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, बिल्कुल ये तो आता ही है, मेथड समापवर्तक, लघु समापवर्तक। हाँ जी, 2/3, 8/9, 64/21 और 10/27 का मेथड समापवर्तक क्या होगा। जब इसको आप सोल्व करोगे दोस्तों तो आपका आंसर आएगा 2/81। कितना आएगा, 2/81। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए एक कार
एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 450 मीटर। कितना होगा? 450 मीटर। 47वां प्रश्न को अपन रीड करते हैं दोस्तों। देखिए, किसी राशि पर प्रतिवर्ष 8% की ब्याज की दर से 6 साल के बाद उस राशि का आधा क्या है? वह राशि क्या है? देखिए, किसी राशि पर प्रतिवर्ष 8% ब्याज की दर से 6 साल के बाद उस राशि का आधा क्या है? वह राशि क्या है? तो देखिए, इसमें अपर्याप्त डाटा है, जो कि सूत्र के लिए लगने चाहिए थे, वो डाटा अपर्याप्त है, तो ये अपर्याप्त जानकारी होगी क्योंकि इसके अंदर मूलधन नहीं दे रखा है। ठीक है, डाटा अपर्याप्त है। नेक्स्ट 48वां प्रश्न, अगर एक वृत्त की त्रिज्या में 45% वृद्धि हुई है तो इसकी परिधि में कितनी परसेंट वृद्धि होगी? जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर आएगा 75%। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगर साइन थीटा बता कोस थीटा 1 है तो थीटा बराबर कितना होगा? ये तो सबको पता है, 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न। हाँ जी, नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न। हाँ जी, नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न। देखिए, एक गोलार्ध का घुमावदार सतह क्षेत्र क्या है? 3πr², 4πr², 2πr² और πr²। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि एक गोलार्ध का घुमावदार सतह का क्षेत्र है 2πr²। लो जी दोस्तों, तो दोस्तों मैंने इस प्रश्न का सॉल्यूशन धमाकेदार करा दिया है, पूरे पेपर का सॉल्यूशन धमाकेदार करा दिया है। जो दोस्त इंडियन आर्मी जीडी से भर्ती देख रहे हैं वो इस पेपर को बार बार रीड करें और अपनी तैयारी को परखें। और ये पेपर आपको कैसा लगा ये आपको मेरे को जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।